भारत माता की। पुरैनी का आवाज नहीं, पुरैनी का पूरा आवाज होना चाहिए। भारत माता की वंदे वंदे। जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। आज पुरैनी प्रखंड के इस बलिया ग्राम में कृषि मेला आयोजन में उपस्थित मंच पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष, मेरे मित्र छोटे भाई स्वदेश जी, जिला के कृषि पदाधिकारी श्री राजन बालन जी, यहाँ के कुसंडी के पंचायत के मुखिया छोटे भाई कुंदन सिंह जी, जिला परिषद सदस्य बहन श्रीमती सरिता देवी जी, इस प्रखंड के बीडीओ श्री अरुण कुमार जी, पुरैनी के सीओ, सहिला कोचिंग पटना के संस्थापक श्री मिथिलेश सिंह जी, हमारे अभिभावक पूर्व मंत्री वर्तमान यहाँ के विधायक के पुत्र छोटे भाई समान राजा जी, मंच पर उपस्थित भाजपा के नेता श्री सुबोध सिंह जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष भाई श्री जोगेंद्र राम जी, जिला उपाध्यक्ष भाई श्री रंजन रवि जी, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष भाई जनार्दन राय जी, बहुत अच्छे वक्ता के रूप में जिन्होंने कहा कि मैं तो शिक्षित नहीं हूँ, साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं और अच्छे किसान भी हैं, इनकी पुत्री बीडीओ भी है। वैसे दल कम्युनिस्ट से आते हैं, बोलने का शैली तो इनका अच्छा है। भाई शंभू शरण भारती जी जो किसान भी हैं, युवा भाजपा जिला अध्यक्ष भाई विपिन कुमार जी, जिला उपाध्यक्ष भाजपा सह अध्यक्ष मंटू यादव जी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी ओम प्रकाश यादव जी, जिला वैज्ञानिक हमारे डॉक्टर मिथिलेश कुमार जी राय जी, डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा जी, यहाँ उपस्थित सभी प्रिंट मीडिया के साथी, सभी फोटोग्राफर, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, सभी सोशल मीडिया के साथी, इस बलिया ग्राम में आज मैं धन्य हुआ। आप सबों का दर्शन करने का मुझे मौका प्राप्त हुआ है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, चंदन और वंदन करता हूं। मेरे भाइयों, वाकई में कमी वक्ताओं के द्वारा बात रखी गई, लेकिन पूरी बात को रखी गई। और जयप्रकाश बाबू मंच का संचालन कर रहे हैं, पूर्व प्रमुख भी हैं, मिथिलेश जी, जयप्रकाश बाबू, माननीय पूर्व मंत्री जी मेरे आवास पर गए थे और 6 तारीख का हम लोग का समय भी सीमा तय हुआ था, आना था, लेकिन कोरोना काल के कारण हम सब लोग नहीं आ पाए और पुनः दोबारा आज हमको आमंत्रित करके आपने बुलाया। इसके लिए मैं आप सबों का भी धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस योग समझा, क्योंकि इस धरती पर अनूप बाबू जैसे लोग, जनार्दन यादव जैसे लोग, मुख्यमंत्री जैसे लोग, सभी लोग यहाँ आ चुके हैं। ये धरती ऐतिहासिक धरती है, वीरों की धरती है। आज मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे भी इच्छा थी कि मधेपुरा तो शहर में देखा था, लेकिन सुदूर इलाका गांव कैसा है, आज देखकर काफी खुशी हुई है कि जो पहले कोसी का क्षेत्र हुआ करता था, सुना करते थे, टीवी में देखा करते थे, लेकिन आज आने के बाद लगा कि यहाँ भी विकास हुआ है और हो भी रहा है। निश्चित रूप से विकास के कड़ी में यह पुरैनी गांव, बलिया गांव, पुरैनी प्रखंड आगे विकास की ओर बढ़ रहा है। जिला के साथ साथ गांव भी बढ़ रहा है और खास करके कृषि मेला है। इसमें 2 विषय मेरे सामने में आया है। एक, मेला प्राधिकार के द्वारा इसको घोषणा किया जाए, तो मैंने मीडिया के साथियों से कहा भी और आज मंच के माध्यम से भी कह रहा हूँ, मेरे विभाग का यह मेला का अधिकार में आता है, जो लोगों ने जानकारी मुझे दिया है, तो इसी वित्तीय वर्ष में मैं फाइल मंगा कर देखूंगा। अगर निश्चित रूप से मेरे अधिकार क्षेत्र में होगा
मेरा जमीन होगा यानी सरकार की जमीन होगी, मेला प्राधिकार का होगा, तो बैठक जैसे ही होगा उस बैठक में मेरा प्रयास होगा कि इसमें जितना भी लाभ हो सके, घोषणा हो सके, कुछ फंड मिल सके, जो व्यवस्था बन सकता है मैं कराने का प्रयास करूंगा, जिससे इलाकों सुदूर इलाकों में किसानों के लिए कुछ सुविधा मुहैया हो सके। और यहाँ के ग्रामीण कृषि मेला के साथ साथ जो मैं देख रहा हूँ आते ही यहाँ सामाजिक मेला भी लग रहा है, झूला भी है, उधर मैं देख रहा हूँ कि परचून का मंडी भी लगा हुआ है, ये छोटा मोटा सामान यहाँ बिक रहा है। लेकिन यह मेला तो पहले सरस्वती पूजा के शुरू से भव्य मेला लगता था जो समाप्त हो चुका है। फिर भी आज मैं देख रहा हूँ कि हजारों की संख्या में आप सब लोग यहाँ शाम के मेला में भी बैठे आप हैं। तो निश्चित रूप से इस मेला के बारे में जितना भी, क्योंकि नरेंद्र बाबू कम से कम आने निमंत्रण देने से लेकर अभी तक दर्जनों बार मुझसे आग्रह किए होंगे। मैंने कहा भैया आप आग्रह मत कीजिए, आप आदेश कीजिए, आपसे जो काम बच गया है मैं निश्चित रूप से उस काम को पूरा करूंगा, क्योंकि मैं आपके ही परिवार का सदस्य हूं, मैं आपके ही संतान हूं, खानदान हूं। और निश्चित रूप से ये समाज कोई जाति से खानदान नहीं होता, समाज हमारा सब एक है, परिवार सब हमारा एक है। कि भगवान ने नहीं बांट के भेजा, अल्लाह ने नहीं बांट के भेजा है, हम सब लोग अपने समय के अनुसार बढ़ते चले गए हैं। लेकिन हम सब लोगों का पूरे विश्व में एक ही नाक नक्शा है, जाति तो पशु पक्षी में है, हम तो सिर्फ एक औरत जाति से, मर्द जाति से आते हैं, यानी हम सब मनुष्य जाति के लोग हैं। और हम में कोई जाति पाति नहीं होनी चाहिए और हमको विकास की बात करनी चाहिए। समाज हमारा कैसे बढ़े इसके लिए मूल मंत्र पूर्वजों ने भी कहा है, सारे किताबों में लिखा हुआ है, सबसे बड़ा मूल प्रॉपर्टी आपका है स्वास्थ्य। आप कैसे स्वस्थ रहें और कैसे शिक्षित हो, स्वास्थ्य और शिक्षा, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में आप सबों को मजबूत बनना पड़ेगा, लोगों को मजबूत बनाना पड़ेगा। शिक्षित होकर के लोग यही आज तक गांव में पहले समझते थे कि हमको तो खेती ही करना है, हमको तो गाय ही चराना है, हमको तो दुकानदारी ही करना है, तो हम बिजनेस तो कर ही लेंगे। लेकिन नहीं मेरे भाई, आपको खेती करने के लिए भी, भैंस चराने के लिए भी, गाय चराने के लिए भी, पशुपालक बनने के लिए, किसान बनने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा से आप जुड़ेंगे तो शिक्षित होकर के जिस तरह से आज शंभू शरण भारती जी काली हल्दी का, सतावर का खेती करके आप अपनी आय दुगुना के बदले 10 गुना कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप शिक्षित हैं, आपके अंदर वो ज्ञान और जागृति आया है कि आप ऐसी खेती करके अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन हमारा जो जेनेटिक जो खानदान चला आता है, जो परिवार चला आता है कि मेरे पिताजी जो गाय भैंस पोस रहे थे उसी गाय भैंस को हम पोसेंगे, उसी खेती को हम करेंगे, गेहूं मकई तिलहन दलहन करेंगे। लेकिन आज के दिन में आप कॉमर्शियल खेती भी कर सकते हैं, किराना की खेती कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं, जो एक अपने यहाँ जाति विशेष लोग कहता है कि कुशवाहा के पास अगर 5 एकड़ जमीन हो और किसी अन्य जाति के पास अगर 50 एकड़ जमीन हो तो वो कुशवाहा संपन्न होता है, यानी जाति से नहीं, क्योंकि वो किराना की खेती करता है। मैं खुले शब्दों में कहता हूँ कि आप सभी भाइयों से मेरा आग्रह है, जाति से मत जाइए, परिपाटी से मत जाइए। आप नए आधुनिक युग में आ चुके हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। देश का कोई पहला प्रधानमंत्री आया इस देश में जो हर क्षेत्र, हर कोने में विकास का किरण, समाज हमारा कैसे आगे बढ़े, हमारे अंत्योदय पिछले पैदान पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो आगे कैसे आए। तो हमारे सेंट्रल में सरकार बैठी, जो एनडीए की सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, वो सरकार हर पहलू हर क्षण काम करने के लिए तैयार है। और देश के मुखिया के साथ साथ हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी भी कदम में कदम मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं। वो विकास का मामला हो, रोड का मामला हो, बिजली का मामला हो, खेती का मामला हो, यानी हर सेक्टर में, चाहे स्वास्थ्य के बारे में हो, शिक्षा के बारे में हो, यानी हर सेक्टर में हमारा सरकार ऊपर से नीचे तक काम कर रही है। तो लेकिन लाभ लेना है। अभी मैं कृषि मेला में घूम रहा था, कृषि युग है, वैज्ञानिक युग है। मैंने कहा जय जवान जय किसान का नारा दिए थे, लेकिन परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसमें जोड़ा था जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। आज जैविक विज्ञान के माध्यम से मैं अभी देख रहा था, एक जगह एक बच्चे हमारे दिखला रहे थे जो जिस खेत में हमको 4 पानी लगेगा, 5 पानी, यानी मक्के की खेती में 5 पटवन लगता है, 4 पटवन हम लोग देते हैं, पटाई मतलब पानी का जो पटवन होता है उसमें। लेकिन उन्होंने कहा कि एक ऐसे जैविक खाद है जिसको 1 एकड़ में 1 किलो अगर देते हैं उसका कीमत 1600 रुपया, उसमें सब्सिडी भी सरकार की है, तो मुझको मात्र 2 ही पानी में उतना ही उपज होगा जितना हमको 4 पानी 5 पानी देना पड़ता है। यानी टेक्नोलॉजी के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम आज कह सकते हैं
कि नागपुर का किसान, महाराष्ट्र का किसान, हरियाणा का किसान, जोधपुर का किसान क्यों आगे हमसे है? हम उससे, हमारे फर्टिलाइजर, हमारा उपजाऊ भूमि है, फिर भी हम गरीब हैं। एक समस्या आती है कि हमारा फसल दह जाता है, लेकिन हम सब, बाढ़ का भी नियंत्रण के ऊपर बहुत सारे काम हुए हैं, आगे भी हो रहे हैं, लेकिन हम सब लोग को टेक्निकल खेती में जाना होगा, किराना खेती में जाना होगा, और कैसे कीमती हम काली मिर्च कैसे उगाए, हल्दी कैसे उगाए, मिर्च कैसे उगाए, उस गेहूं के साथ हम, गन्ने के साथ हम धनिया का खेती कैसे करें, यानी सारे चीजों पर हमारे जिला वैज्ञानिक के द्वारा सारी बात बताई गई होगी। इस बात पर आप जाएंगे तो आय दुगुना करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे शंभू शरण भारती जी 10 गुना करने की बात किया है कि मैंने करके दिखाया है। क्यों करके दिखाया है? बिना सब्सिडी का दिखाया है। यानी आप में शिक्षा का अभाव नहीं है, आप संगत का अभाव नहीं है। इसी चीज को लेकर के हम सारी दुनिया को नहीं सुधार सकते, लेकिन हम तो सुधर सकते हैं। अकेला अगर हम सुधरेंगे तो सारा दुनिया सुधर सकता है। यानी जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आज हम दिमाग में डाल लें कि हम अगर काली हल्दी की खेती करते हैं, शंभू शरण जी खेती करते हैं, तो उसे हम सीखें उसमें क्या आमदनी है, क्या बेनिफिट है, उससे क्या क्या हमको भविष्य में लाभ मिल सकता है। तो हम 1 कट्ठे में शुरू करेंगे, 2 कट्ठे में शुरू करेंगे, 5 दूर में, जिनके पास जितनी जमीन है उसमें से थोड़ा जमीन निकाल करके उस खेती को उपयोग के तौर पर करेंगे, और जब उससे लाभ मिलेगा तो हम लोग आगे उसको बढ़ाते जाएंगे। यानी हम लोग भी किसान हैं। मुजफ्फरपुर में लीची का फसल सबसे अच्छा होता है। मेरे दादाजी बिल्कुल गरीब आदमी थे, पिताजी भी गरीब आदमी थे, लेकिन अच्छे लोगों से संगति हुई, अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना हुआ, और उसके बाद उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ लोग अच्छे किसान लीची लगाते हैं, तो उन्होंने ट्रायल के रूप में 1 एकड़ में लीची लगाया। अब 1 एकड़ में उनको उस समय 500 रुपए की आमदनी होता था, जब लीची लगाया तो 5,000 का आमदनी हुआ। उस तरह से करके उन्होंने 40 एकड़ में लीची लगाया, और 40 एकड़ से उस यहाँ के क्षेत्र में कष्ट में भी ने कहा कि विश्वास करना होगा, उम्मीद करना होगा कि देश का मुखिया जब नरेंद्र मोदी है, आपके गाँव होगा जहाँ पर रोड नहीं रहा होगा, जहाँ बिजली के लिए हम लोग तरसते रहे होंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब आए और उन्होंने संकल्प लिया, 2014 10 से 15 तक विधायक थे, विधायक रहते हुए किसी गांव में एक ट्रांसफार्मर लगाने के लिए हम लोग ललायत हो जाते थे, और जब किसी में एक ट्रांसफार्मर आज 1 महीने का मेरा किया, लेकिन मुख्यमंत्री गरीब का जब आए तो एक साथ पूरे देश में, चाहे नदी हो, नाव पार हो, चाहे कोने, घर घर बिजली पहुंचाने का काम, और घर पहुंचाने के बाद हर खेलने की बात हुआ है। खाद में क्राइसिस हुआ है, क्योंकि कालाबाजारी तो बिल्कुल ही गलत हुआ है, और क्राइसिस होने का कारण था कि जो मेरा कच्चा रॉ मटेरियल था वो बाहर से आने में देरी हुआ, नहीं मिल रहा था, अधिक दामों पर मैंने खरीदा, हमारी सरकार ने, सेंट्रल की सरकार ने इसको खरीदा, मैन्युफैक्चरिंग किया, पैकिंग किया और आपके यहाँ भेजा, जिस कारण से विलम्ब हुआ है। विलम्ब होने के कारण बिचौलिए के द्वारा एक गलत मैसेज फैलाया गया है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमने रेट को नहीं बढ़ाया, हमने कच्चे मटेरियल महंगे दाम पर खरीदे हैं, प्रोडक्शन तैयार किया है, लोग किसान को उसी रेट में देने का काम किया है, लेकिन बिचौलियों के द्वारा कहीं से शिकायत मिलने का आया, कहीं पर रोड जाम हुआ, कहीं पर हंगामा हुआ, ये बात सही है। वैसे लोगों पर जांच उपरांत कार्रवाई भी होगी। तो मैं कहना चाहता हूं, अब एमएसपी की बात कीजिए, ये सारे चीजों का कल्याण कहाँ से हुआ? कांग्रेस के समय में 2012-13 में 1300 कुछ रुपये गेहूं का रेट था, आज क्या है? 2015 रुपये का शायद रेट आज का है। यानी हम एक तरफ दाम भी बढ़ाते हैं, हम 100% सामान नहीं खरीद सकते, हमारी व्यवस्था उतनी नहीं है कि सारा चीज गेहूं हम खरीद ले, सारा धान खरीद ले, सारा मक्का खरीद ले। लेकिन मैंने निर्धारित किया कि तिलहन, दलहन, मक्का, जौ, बाजरा का जो रेट होता है उन्हें हाईएस्ट रेट रखा है, और आज किसान को सब्सिडी से लेकर के अधिक रेट पर खरीद करके उनका आय दुगुना करने की बात कर रहे हैं। इसमें आप तमाम किसानों से भी मुझे सहयोग चाहिए। आप लोग भी अपनी खेती को नए टेक्नोलॉजी, नए जैविक खादों से जोड़ करके कम लागत में अधिक मुनाफा हो, कम अधिक पैदावार हो, इस पर हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से हम सब लोग सुदूर इलाके में आते हैं, और निश्चित रूप से यहाँ वेटनरी के लोग थे, गौपालक के लोग थे, किसान थे, मैंने देखा भी है। और आप सभी लोग से कहना चाहूँगा कि मैं भी एक किसान हूँ, गौपालक हूँ, जैसे लोगों ने बताया है। और निश्चित रूप से मेरे पिताजी, दादाजी किसान थे, और मैं खेती तो मुझे मौका नहीं मिलता है,
पूरा खेती और पूरा डेयरी का काम मेरी पत्नी देखती है, वो भी प्रखंड प्रमुख रही है, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही है, पूरा काम करती है, पूरा खेती आज भी 20 से 25 एकड़ गेहूं मकई का खेती करती है वो। और खेती में मुनाफा कम होता है, लेकिन हम लोग खेती आज भी इसलिए करते हैं कि मूल हम लोग किसान हैं, अपने जमीन की रक्षा सुरक्षा के लिए खेती करना जरूरी है। और अपने खेत से जो उपज होता है उस अन्न का महत्व अलग होता है, चाहे वो मोटा चावल हो, चाहे मेही चावल हो, चाहे वो किसी तरह का छोटा आला या बड़ा फल हो, या वो क्या बोलते हैं उसको, खेत में सब्जी जो होता है वो हरा सब्जी मिलता है, तो हमारे शरीर के लिए सबसे बड़ा पौष्टिक आहार होता है। और निश्चित रूप से जैविक से जब खेती करेंगे तो आने वाला जो हमारा परिवार का संतान होगा, खानदान होगा, वो निश्चित रूप से सुदृढ़ और मजबूत होगा, मानसिक तौर पे वह मजबूत होगा। तो हम सब लोग अमृत पान करने के लिए हम सबों को अपने जहन में यह बात डालना चाहिए कि आने वाला पीढ़ी, जब हम अपने बच्चों बच्चियों की शादी करते हैं तो कहते हैं कि हमें अच्छे परिवार अच्छे खानदान में शादी करना है, क्योंकि हमारा वंश हमारा परिवार आगे अच्छा चले। उसी तरह आपको ये भी सोचना होगा कि हमारा वंश जो आने वाला उसके लिए सही पौष्टिक आहार कैसे मिले, तो सही खेती करना होगा, सही गौ पालक के रूप में सही गाय को चिन्हित करना होगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि आज आपके क्षेत्र में ठीक है ये बाढ़ इलाका क्षेत्र है, लेकिन हम 10 गाय नहीं पाल सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई किसान नहीं, ऐसा कोई मजदूर नहीं है जो एक गाय नहीं पाल सकता है। और खास करके सुधा डेयरी के बारे में मैं भी देख रहा था कि काफी वहाँ के एमडी हमें बता रहे थे, मैं जाने के बाद विजिट भी करूंगा, कि इससे इलाकों में आपको डेयरी जब खुल गया है तो आपके दूध खरीदे भी जाएंगे, तो आप अच्छी गाय का नस्ल लें। यहाँ इन्होंने कहा एमडी साहब ने कि मैं गिर नस्ल का सीमन मैं उपलब्ध किया हूँ और काफी पैसा लगा, इन्होंने 20 लाख या कितना बताया। तो वैसे अपने गौ पालकों से मेरा आग्रह होगा कि ऐसा सीमन का प्रयोग करें जिससे हमारा गौ वंश आगे अच्छा से अच्छा 2 किलो गाय का दूध जो होता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि जर्सी ही पालिए, इसमें देशवाली है, गिर नस्ल है, इस टाइप की गाय को जब लाते हैं और महंगी गाय है, लेकिन उसका दूध भी एकदम, अगर आपके परिवार में वो दूध बच्चे को मिलता है तो वो 100 दवा का एक दवा है। गिर नस्ल की गाय हो चाहे देसी नस्ल की गाय हो, उस गाय को आप ला के अपने घर में पालते हैं, उसको अपने सीमन अपने कम्फर्ट से यहाँ पर जो उपलब्ध है उसका प्रयोग करते हैं, तो आने वाला भविष्य आपका उज्जवल होगा। यानी गौ माता के द्वारा आने वाला जो आपका वंश होगा उसका दूध और घी अमृत पान होगा, तो आने वाला वंशज भी आपका आपसे भी अच्छा और सुंदर सुडौल होगा। जो देश का भविष्य का वह आज से ही हम लोग सौदा कर सकते हैं कि मेरा भविष्य संवारने वाला जो व्यक्ति होगा उसका भविष्य कैसा होगा। उसके बाद जब वो धरती पर आता है तो उसको सबसे पहले शिक्षा देने का काम करना है। यानी जब स्वस्थ रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो अच्छा शिक्षा ग्रहण करेगा। जब वह शिक्षित हो जाएगा तो अपने किसी भी क्षेत्र में, क्षेत्र कोई बुरा नहीं होता है, वह चाहे किसानी का क्षेत्र हो, मजदूरी का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, जिसमें जिसको मन लगता है वो काम करना चाहिए। शिक्षित होकर के आप अच्छे से काम कर सकते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बताया परिवार की तरह। और आप सब लोग जाएं तो अपनी खेती को प्रारूप को चेंज करें। यानी चेंज करने का मतलब ये नहीं कि अगर हम 10 एकड़ गेहूं करते हैं तो 10 एकड़ गेहूं नहीं करके हम 10 एकड़ हल्दी लगा देंगे, ऐसा भूल कभी मत कीजिएगा। एक साथ नहीं, थोड़ा 10 एकड़ अगर गेहूं करते हैं 1 एकड़ हल्दी भी करके देखें, 5 कट्ठे में हम सितावर भी करके देखें, काली मिर्च की भी खेती करके देखें, नींबू का भी खेती करके देखें, अमरूद का भी खेती करके देखें। यानी फलदार वृक्ष भी लगे और किराना खेती भी करे और हम गेहूं मकई भी उपजाए। यानी किसी में हमको ज्यादा प्रॉफिट होगा, किसी में कम होगा, लागत कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा और कैश क्रॉप आपके पास आएगा। जब कैश जब आपके हाथ में आएगा तो आपका दिशा और दशा बदलेगा, परिवार का रौनक बदलेगा, बच्चों की शिक्षा देने में सुविधा होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक तो पूरे मधेपुरा जिला के आम जनताओं से आग्रह है, सर्वदलीय किसी भी दल के हो, कोई मतलब नहीं दल से, किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, अमीर हो, जमीन संबंधी जैसे कर्मचारी, सीओ, डीसीएलआर, एडीएम, डीएम तक कोई समस्या हो, कोई केस मुकदमा हो, कोई बात हो, जिसका पैरवी करना हो, काम नहीं हो रहा, किसी पदाधिकारी कर्मचारी का शिकायत करना हो, तो आपका प्रमंडलीय बैठक हम सहरसा 23 तारीख को सुबह 11 बजे से मेरा स्टार्ट होगा और 5 बजे तक चलेगा। लेकिन आपसे आग्रह है कि 22 तारीख को मैं भागलपुर से लौटूंगा। इस पुरैनी प्रखंड के अलावा जहां पूरे मधेपुरा के लोग भी आज वहां भी हम बोले हैं, जिस अंचल में जिसके बारे में जो शिकायत हो, जो काम नहीं हो रहा हो, आप मुझे पत्र लिख करके, आवेदन लिख करके मुझे सूचित करें, मोबाइल नंबर दे, उस पर मैं कार्रवाई करूंगा, दोषी लोगों को दंडित भी करूंगा।
एक दूसरा नंबर, अभियान बसेरा के तहत पूरे बिहार में सरकार ने यह संकल्प लिया है कि जो सरकारी जमीन जिस सुयोग्य है, सुयोग्य श्रेणी वाले को हम लोग 5 डिसमिल लेकर के बसाने का काम करेंगे। जहां जमीन नहीं है वहां जमीन खरीद के मैं गरीबों को जमीन देने जा रहा हूं। ये मेरा 2022-23 के सत्र में निश्चित रूप से कम नहीं तो 50,000 मिनिमम परिवार को मैं जमीन देने जा रहा हूँ। ये हमारे विभाग का बात है। और जहाँ पर कर्मचारी अमीन की कमी है, कर्मचारी अभी आने वाला है, मैं काफ़ी दिनों से ये बात को बोल रहा हूँ और अमीन आ भी चुका था, लेकिन अमीन जो विद्यार्थी हमारे थे कुछ लोग कोर्ट में केस कर दिए, जिस कारण से 1767 अमीन नहीं आ पाया है। लेकिन 487 अमीन संविदा पर लगभग हमने सभी अंचलों में दिया भी है। तो अमीन की कमी नहीं होनी चाहिए और अमीन आ भी रहा है। और अब ETS मशीन के द्वारा नापी होगा। हर जिला को हमने फंड भी कर दिया है और हर एक अंचल में लगभग 6 लाख रुपए की लागत से इलेक्ट्रॉनिक मशीन होगा जो जमीन का नापी करेगा। इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा। कहीं अमीन चाहेगा तो बेईमानी नहीं कर सकता है। वो सारी व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, आप निश्चिंत रहें। मैं जब तक इस गद्दी पर आसीन हूँ एक एक चीज़ नस को मैं जानता हूँ, सबको मैं टाइट करने का प्रयास कर रहा हूँ। नया नियम कानून बना करके जमाबंदी काम करने का हो, बंटवारा का हो, एक एक चीज़ मैं नियम लाने जा रहा हूँ। नियम आएगा, परेशानी थोड़ा बढ़ेगा, आपको घबराइएगा नहीं। और हाईटेक जमाना है, आने वाला जो आपका बेटा पोता होगा उसके लिए बहुत सरल होगा। देश विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति अपना एक एक इंच जमीन की रखवाली और देख रेख से कर सकता है और आपका कोई जमीन हड़प नहीं सकता। लेकिन अभी कुछ भू माफिया लोग लगे हुए हैं, मैं उस पर भी नकेल कसूंगा और आपसे सहयोग मैं मांगना चाहता हूं कि भू सर्वे का काम भी चल रहा है, नया खतियान भी बनेगा आपके नाम से। तो आप सभी लोग जमाबंदी को बंटवारा करवा लें, जिससे कि आपके पोते बेटे के नाम पर खतियान बन जाए, वो खतियानधारी हो जाए, जिससे कि 2 पुश्त 3 पुश्त आप फिर सुरक्षित आप रह सके। यानी आप लोग जब तक सहयोग नहीं करेंगे तब तक ये विवाद समाप्त नहीं होगा। तो आप लोग सहमति परिवार में बना के सारे प्रॉपर्टी का बंटवारा कर ले, चाहे वो 10 धुर का जमीन हो, चाहे 10 बीघे का हो, चाहे 100 बीघे का हो, बंटवारा करना सत्य है। ये मान के चलिए मृत्यु और बंटवारा सत्य है, भाई भाई में बंटवारा होना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आज बंटवारा कर लीजिए, यानी मन का बंटवारा कभी मत कीजिए, दिल का बंटवारा कभी मत कीजिए, लेकिन प्रॉपर्टी का बंटवारा अपने रहते जिंदगी में करके कोर्ट से बंटवारा कर लीजिए, सीओ के यहाँ बंटवारा कर लीजिए। इससे लाभ मिलेगा, क्योंकि मैं इसका लाभ लिया हूँ। आज मैं अपने परिवार में, मेरे पिताजी सबों को जमीन बांट के गए हैं, आज कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है। हम 8 भाई हैं, 4 अपने और 4 चाचे के, और सभी लोग हम लोग शांतिपूर्ण एक जगह रहते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कोर्ट कचहरी का मामला नहीं होता है। और सारा संपत्ति, सारा ताकत, सारा एनर्जी हम लोग को कोर्ट, थाना, पुलिस में लग जाता है। इसलिए सौहार्द वातावरण में आप बंटवारा करके 2 धूर कम ले लीजिए, 2 धूर ज़्यादा दे दीजिए। बंटवारा करके आप जमाबंदी काम कराइए। नया सर्वे होने वाला, आपका सर्वे चालू भी होगा, नहीं चालू होगा तो फिर कई जगह चालू होने वाला है। उसमें आप खतियानधारी अपने बेटे पोतों को बना दीजिए, इससे बहुत लाभ मिलेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बार मेरा प्रयास होगा कि मेला प्राधिकार आपका घोषणा हो, इसका लाभ मिले, और अगली बार मैं अगर खाली रहा तो आने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपने